So in last lecture, we have seen all about order of reaction. शायद मैंने आपको पूरा समझा दिया था. सपोज इस तरह से रेट इज इक्वल टू k इंटू ए रेस टू एक्स ले लेते हैं, या फिर ए रेस टू 2 लेते हैं और b रेस टू 0 लेते हैं. चलो आप मुझे बताओ इसका टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ. इसका टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हुआ. क्या करते हैं हम लोग बताओ. इसके लिए हमें करना क्या होता है वो बताओ. टू प्लस 0 इज इक्वल टू 2. एक बात और बता दूं, यूनिट ऑफ के will depends on order of reaction. आई बात समझ में आपको. तो सपोज कोई 0 ऑर्डर रिएक्शन है तो उसके लिए यूनिट क्या होगा. तो पहले रेट इज इक्वल टू, अब रेट का यूनिट तो आपको पता है ना, माइनस dA/dt ये होता है, इज इक्वल टू k इंटू ए रेस टू 0 है. तो अब मुझे बताओ, चलो मुझे फटाफट से बताओ बच्चों, यहाँ पे जो है वो, अब मुझे आप फटाफट से बताओ यहाँ पे क्या होता होगा. अब k का यूनिट चाहिए मुझे, तो पहले इस रेट का यूनिट क्या होता है वो बताओ. इस रेट का यूनिट कंसंट्रेशन बाय टाइम इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन रेस टू कितना लिखो बताओ, कितना लिखो 0, क्योंकि यहाँ पे 0 ऑर्डर के लिए हमें चाहिए. सो k का यूनिट हो गया आपका कंसंट्रेशन इंटू टाइम इनवर्स. हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर, तो लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स. ये हो गया 0 ऑर्डर के लिए. किसके लिए हो गया ये बच्चों बताओ. 0 ऑर्डर के लिए. इज इट क्लियर? यस और नो? यस और नो? यस. चलो अब अगर हम लोग बात करें तो सेकेंड ऑर्डर के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊं. फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं. फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या करना पड़ता है. माइनस dA/dt, इट्स अ रेट ओनली. माइनस dA/dt इज इक्वल टू k इंटू ए रेस टू 1. यहाँ पे होगा कंसंट्रेशन बाय टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ, k इंटू कंसंट्रेशन रेस टू 1. यस और नो? सो k इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ. चलो सिर्फ और सिर्फ टाइम इनवर्स. अगर आप समझ सकते हो कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आप टाइम इनवर्स लिख सकते हो. हाँ या ना? चलो सेकंड ऑर्डर के लिए हम लोग देखते हैं. अब आप मुझे बताओ सेकंड ऑर्डर में क्या होता है एग्जैक्टली. माइनस dA/dt इज इक्वल टू k इंटू क्या आएगा. सेकंड ऑर्डर है तो ए टू 2 आएगा. कंसंट्रेशन बाय टाइम इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन बाय स्क्वायर. k इज इक्वल टू क्या आएगा, कोई बता पाएगा. k इज इक्वल टू 1 बाय कंसंट्रेशन इंटू टाइम. तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन इनवर्स टाइम इनवर्स. आ रही है पूरी बात समझ में आपको. कंसंट्रेशन इनवर्स का इस तरह से होता है, मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स. ऐसे मोल इनवर्स है तब आपको समझ जाना है कि क्या चीज है. ये होता है यूनिट. किसके लिए होता है बच्चों बताओ, ये किसके लिए यूनिट होता है. ये यूनिट किसके लिए हो बताओ. सेकंड ऑर्डर के लिए. चलो थर्ड ऑर्डर, उससे होता है nth ऑर्डर के लिए क्या होता है. तो बता पाएगा n ऑर्डर के लिए क्या होगा. कंसंट्रेशन बाय टाइम इज इक्वल टू k इंटू कंसंट्रेशन रेस टू कितना आएगा n. यहाँ पे 2 की जगह n लिखना है, नथिंग एल्स. यहाँ पे 2 की जगह मैंने n लिख दिया. है या ना बच्चों. रिस्पॉन्स बहुत ढीले है आपके.
फिर मुझे मत बोलना डायरेक्ट वीडियो आ जाए तो। K इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इनटू डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन रेज टू n होगा, हाँ या ना? यहाँ पे K सर is 1 equal माइनस एन हो जाएगा पावर। to- हाँ हाँ, सो कंसंट्रेशन की कितनी पावर आएगी? 1 माइनस एन, और टाइम की हमेशा कितनी आएगी? -1। तो आप ये चीज याद ही रख लो। और मोस्टली कंसंट्रेशन किस में होती है बताओ? मोस्टली कंसंट्रेशन किस में होती है? ये हो गया था कि बाकी था ये? बाकी था। ओके, अब K इज इक्वल टू हो गया कंसंट्रेशन रेज टू 1 माइनस एन इंटू टाइम इनवर्स। यस और नो? यहाँ तक ओके, डन? यस। अब हम क्या करने वाले वो मैं आपको बता दूं तो। ओके, तो ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया आपका K का यूनिट कैसे लिखना होता है। तो हर बार यूनिट चेंज होते रहते हैं। K का यूनिट ये होता है कंसंट्रेशन रेज टू 1 माइनस एन इंटू टाइम रेज टू -1, हाँ या ना? इतना क्लियर है अभी आपका? इक्वल टू कंसंट्रेशन रेज टू 1 माइनस एन इंटू टाइम रेज टू -1। इज इट क्लियर? यस और नो? यस। चलो ओके, मोरे जरा म्यूट हो जाना बेटे। ओके, अगर मैं बोलूं मेरे K का यूनिट है मोल रेज टू -2 लीटर टू सेकेंड इनवर्स, ये किस ऑर्डर का होगा? ये आपकी जो रिएक्शन होगी किस ऑर्डर की होगी, थोड़ा सोच के बताना। K के यूनिट से ऑर्डर के बारे में पता चलता है, तो आप मुझे बताओ क्या करेंगे आप? कौन सा ऑर्डर होगा ये? थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर होगा। ये आपको थोड़ा समझना है, थोड़ा आपको एक चीज समझनी है यहाँ पे कि सुनो, 1 माइनस एन इज इक्वल टू -2, आप देख सकते हो हमने कंसंट्रेशन की जगह 1 माइनस एन है, 1 माइनस एन की जगह हमने यहाँ पे -2 लिखा हुआ है। सो एन इज इक्वल टू 1 + 2, इट्स 3। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 3 है। कैसे पता चलता है? सिर्फ और सिर्फ यूनिट से हमें तुरंत ही पता चल जाता है। आई चीज बात समझना बच्चों, यस और नो? हाँ या ना? यस। यस। चलो अब बताओ, अब नेक्स्ट क्या है? एडिट क्लियर कर लेते हैं। हाँ अब बताओ, और नेक्स्ट कौन सी चीज है, अच्छे से बताओ। तो मैं आपको एक बात बता दूं अच्छे से, टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज नंबर आप देखो, एक्सरसाइज नहीं आप ये देख लो, एग्जाम्पल 4.4 देखो। चलो एग्जाम्पल नंबर कौन सा देखना है आपको बच्चों? 4.4, उसमें ये है K की वैल्यू दे रखी है, K इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10⁻⁵ मोल इनवर्स इंटू लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन की कितनी है बताओ? -1। 1 माइनस एन इज इक्वल टू -1। तो मुझे सोच के बताओ n इज इक्वल टू क्या आएगा? 2। तो अगर ये यूनिट है तो सेकंड ऑर्डर का है, अगर ये यूनिट है तो सेकंड ऑर्डर का है, ठीक है? चलो K इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁴ सेकेंड इनवर्स। अब आप मुझे बताओ, सेकेंड इनवर्स है, मोल की कितनी होती होगी? आई बात समझ में? तभी तो वो नहीं लिखा होगा। सो 1 माइनस एन इज इक्वल टू 0, सो एन इज इक्वल टू 1। अब समझ रहे हो मेरी बात? आपको यूनिट के ऊपर से पता चल जाएगा कि ये कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। इज इट क्लियर? यस। ओके, अब हम जो बात करने वाले हैं बच्चों, वो हम किसके ऊपर बात करने वाले हैं बताओ? तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो किसके ऊपर बात करने वाले हैं वो बताओ? सो हम जो बात करने वाले हैं वो बताने वाले हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन।
मोलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। आई बात समझ में? अब ये है 4 मार्क्स के लिए, पूरा क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। तो सबसे पहले मोलिकुलरिटी क्या है, हमें उसके बारे में क्या समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, पूरा समझेंगे कि किसको इसको कैसे लिखना कैसे। तो आप अपने टेक्स्ट बुक के वहां पे लाइन कर दो, और वो जो है ना और ऑर्डर। हाँ बोलो। सर आपने पहले जो एक्सप्लेन किया ना, पहली स्क्रीन थी ना, वो कोरोना स्क्रीनशॉट लेना है ना, इसलिए। ठीक है, लो कर लो, बस इसमें सब आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, nth ऑर्डर। यहाँ पे तुझे समझ में आ जाना चाहिए -1 है बच्ची। हाँ सर। ये -1 है, ठीक है, हो गया, चल हो गया। ओके सर। चलो बहरा नीतीश, यस सर। नीट 2020 का पेपर देखा, कुछ सॉल्व करने की ट्राई की? सर पर देखा नहीं है। देख लेना चाहिए बच्चे, एक्टिव रहना चाहिए, समझा तू? सर हाँ, ये जो SVNIT के लिए गुजकेट में से कोई लाइन है कि गुजकेट से कोई रिलेशन ही नहीं है उसका? नहीं गुजसेट से कोई रिलेशन नहीं है बेटे। तुझे अगर एसयूएनआईटी में लेना एडमिशन, हेलो, हाँ सर। देन जस्ट ऐसे कांटेक्ट, हमारे एक स्टूडेंट है, इस साल से अगले साल, सपोज इस साल तो अभी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, इसके अगले साल वाला पहला बंदा हमारा एसयूएनआईटी में, जस्ट आस्क फॉर द नंबर, आई विल सेंड इट टू यू, ठीक है? उससे एक बार पूरा अच्छे से बात कर लेना, ठीक है? ओके सर। हमारे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जाते हैं, जैसे हमारे फर्स्ट रैंकर्स जो होते हैं वो, या फिर निर्मा, पीडीपीयू, एसयूएनआईटी, सब जगह जाते हैं, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हो आराम से। ओके, चलो अब और एक बात मैं आपको बता दूं, अब हम बात करते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय मोलिकुलरिटी? सो इट्स अ नंबर ऑफ स्पीसीज, इट्स अ नंबर ऑफ स्पीसीज which will take part in the reaction to give a product। बात सीधी है, H2 plus O2 है, दो H2 और O2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे और यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल 2 बना देंगे। लेकिन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराए, बताओ कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराए, जल्दी से बोलो। The number of reacting species taking part in an elementary reaction which must colloid simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called as a molecularity। एक बात और बताता हूँ, टेंशन मत लो, N2 plus 3H2 it gives you a 2NH3। आ रही है बात समझ में? या फिर एक काम करता हूँ, बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल, H2 plus I2 it gives you a 2H। चलो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी? तो नंबर ऑफ स्पीसीज, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के नंबर which will simultaneously will take part into the reaction, ये जो है रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ कॉलिड विथ ईच अदर। कॉलिड मतलब कॉलिड नहीं, कॉलिड है ये, कॉलिड पकड़ना मतलब एक दूसरे के साथ टकराना, साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू गिव अ प्रोडक्ट, or in order to bring a chemical reaction, or in order to give a product। So that number is known as molecularity of reaction। In short, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकरा के प्रोडक्ट दे रहे हैं, देखो कितने हैं, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराते हैं? 3। तो इसकी मोलिकुलरिटी 3 ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ टकराते हैं? 2। तो इसकी मोलिकुलरिटी हम कितनी बोलते हैं? 2। तो व्हाट डू यू मीन बाय मोलिकुलरिटी? आपको पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, और ये है ना सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटरी रिएक्शन। अब आपको एक बात बता दूं, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंटरी रिएक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? ये जो होता है ना मोलिकुलरिटी, वो एलिमेंटरी रिएक्शन के लिए होता है। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंटरी रिएक्शन? एलिमेंटरी रिएक्शन का मतलब ये होता है, एलिमेंटरी रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एलिमेंटरी रिएक्शन का सीधा मतलब ये होता है कि आपकी रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है, ए से डायरेक्टली प्रोडक्ट बी। और कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है ए से बी, बी से सी, सी से डी और ई, मल्टी स्टेप।
अगर आपकी रिएक्शन मल्टी स्टेप हो रही है तो वो कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आपकी रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है तो एलिमेंटरी है। कहने का मतलब ये है, डेफिनेशन, इन एलिमेंटरी रिएक्शन द नंबर ऑफ स्पीसीज, अब नंबर ऑफ स्पीसीज का मतलब ये है इसमें कोई भी हो सकता है, जैसे कि आयन हो सकते हैं, फिर एटम हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ओके, द नंबर ऑफ अ रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब ये वाली स्पीसीज which will take part into the elementary reaction, वो रिएक्शन में टेक पार्ट करेंगे in an elementary reaction, which must collide with a, which must collide simultaneously, which collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction. केमिकल रिएक्शन होने के लिए उनको कॉलिड, उन दोनों का टकराना जरूरी है, और वो जो जितने नंबर में टकराते हैं उनको मोलिकुलरिटी बोलते हैं। फिर आपको क्या करना है आफ्टर डेफिनेशन ऑफ मोलिकुलरिटी, देखो 4 मार्क्स में क्या पूछने वाले हैं लोग, मोलिकुलरिटी। तो हम पहले क्या लिखेंगे, इसकी पूरी अच्छी सी डेफिनेशन, डेफिनेशन के बाद ये लिखेंगे। इससे फायदा क्या, आप मोलिकुलरिटी पढ़ते हो तो उससे हमें मैकेनिज्म, ये जो रिएक्शन होती है उसकी मैकेनिज्म समझने में आसानी होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसका एग्जांपल देना है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, उसके बाद हमें एग्जांपल देने हैं यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। अब हमें क्या बात करनी है बताओ, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसका एग्जांपल है डिग्रेडेशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट N2+2H2O, है ना, ये होती है यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। फिर क्या होगी बताओ, बायोमोलिकुलर रिएक्शन। अब बताओ बायोमोलिकुलर रिएक्शन में क्या होता होगा, अच्छे से बताओ। चलो, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराते होंगे, 2H gives you H2+I2। चलो ठीक है, आप समझ रहे हो बात, यस और नो? यस। अब बात ये बन रही है, 3 मोलिकुलरिटी जो होती है, 3 मोलिकुलर, थर्ड मोलिकुलरिटी मतलब जिसमें 3 होते हैं ना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे कि 3 रिएक्टिंग स्पीसीज है, ट्राई मोलिकुलर है, तो फिर आपको एक एग्जांपल ट्राई मोलिकुलर का देना है कि जिसमें नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी होती है बच्चों, इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी होती है बताओ, 2NO प्लस क्या आएगा, 2NO प्लस O2, इट गिव्स यू 2NO2। तो अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे 3, लेकिन फिर इसके बाद एक पॉइंट छोटा से ही डाल देना है कि इट्स अ वेरी रेयर और प्रोबेबिलिटी इज लेस। क्या कि साइमल्टेनियसली 3 एक दूसरे के साथ टकराए, 2 को टकराना है तो आराम से टकरा जाएंगे, एक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब ट्राइमोलिकुलर रिएक्शन होता है तब उसकी स्पीड बहुत कम होती है, और ये बहुत सोचने वाली बात है कि एक साथ 3 कब टकराएंगे। आप समझो, एक साथ 3 मॉलिक्यूल्स कब टकराएंगे बताओ। चलो, एक साथ 3 मॉलिक्यूल्स कब टकराएंगे वो बताओ। अरे ये बात समझ में आया ना? ये होता है आपका ट्राइमोलिकुलर रिएक्शंस। ओके, चलो नेक्स्ट वन। अब आप समझो कि सर तब तो कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि जिनमें तो बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि एक एग्जांपल दे दें, जैसे कि अगर 2 मार्क्स में पूछे ना मोलिकुलरिटी, तब आपको इतना लिखना है, अगर 2 मार्क्स के लिए, लेकिन 4 मार्क्स के लिए पूरा लिखना है। क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है, 3 एग्जांपल, और लास्ट में लिखना है कि इन तीनों की एक साथ मिलने की प्रोबेबिलिटी तो कैसी रहती है बच्चों, बहुत ही कैसी रहती है, कम। फिर आपको एक बार ये समझाना है कि कई सारी रिएक्शंस जो होती है उसमें तो
मोलिकुलरिटी बहुत ज्यादा होती है। KClO3 प्लस समझना 6FeSO4 plus 3H2SO4, it gives you a KCl plus 3Fe2SO4 thrice plus 3H2O। तब बच्चों अब अच्छे से सोचो, तब बच्चे लोग आप अच्छे से सोचो कि हम कर कैसे सकते हैं ये। ओके, यहाँ पे एक साथ कितनी मोलिकुलरिटी आप देखो, यहाँ पे कितनी मोलिकुलरिटी है। एक्चुअल में अगर आप थियोरेटिकल देखो तो ये कितनी होती है मोलिकुलरिटी थियोरेटिकली, 6, 7, 8, 9, 10। आप मुझे बताओ कि क्या आप समझ सकते हो कि या इसकी मोलिकुलरिटी क्या 10 होगी क्या? इसका मतलब एक साथ 10 मॉलिक्यूल को टकराना है तो कितने, अगर आपने सभी मॉलिक्यूल्स एक बक्से में ले लिया, इसमें कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि 10 एक साथ टकराए? थोड़ा सा सोच के बताना। हेलो, 10 मॉलिक्यूल एक साथ टकराए, उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बताओ? सर बहुत ही रेयर है। बहुत ही रेयर है यार, बहुत। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने एक बॉक्स रख दिया उसमें रिएक्टेंट अपने आप 10 एक साथ टकराएंगे। तो इन एक्चुअली यार 10 नहीं ले सकते। तो ऐसा क्यों है? तो ये इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स दैट दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दिस इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और इसके लिए जो है मोलिकुलरिटी काम की नहीं आएगी, इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो काम करेगा। और ये बात समझ में? तो यहाँ पे क्या काम में नहीं आएगा बताओ? मोलिकुलरिटी काम में नहीं आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन काम में आएगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इट्स अ मल्टी स्टेप में होती होगी रिएक्शन, हाँ या ना? अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप होती है तो सबसे स्लो स्टेप विल बी रेट डिटरमिनिंग स्टेप। अब समझो कि एक साथ 10 तो नहीं टकरा सकते हैं, तो इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स है, मल्टी स्टेप में होगी। अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रही है तो उसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सा होगा? स्लो स्टेप। और उसी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सुनो, तो हमें इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 10 नहीं है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 ही है। मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी हम किसका कंसीडर करेंगे? पूरी रिएक्शन का नहीं लेंगे, किसका लेंगे आप बताओ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंडेंट होगा? स्लो स्टेप पे। आपको पता है कि सपोज हमने एक रेस रखी हुई है, रेस में रिले रेस है, हमें क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। इसको 4 पोर्शन में कट कर दो, चारों के लिए बंदे दौड़ने वाले हैं, चारों जगह के लिए 4 पर्सन है जो कि दौड़ने वाले हैं। अब आप थोड़ा सा सोचो, एक बंदा मोटा था, अब रेट डिटरमिनिंग कौन होगा बताओ? आपको रेस जीतनी है तो किसके ऊपर पूरा भार रहेगा बताओ? आपको अगर रेस जीतनी है तो पूरा भार किसके ऊपर रहेगा वो बताओ, जल्दी से बोलो। हु विल डिटरमाइन द विनिंग? आपकी जीत कौन? लास्ट। जो मोटा है, जो कम दौड़ेगा वही तो करेगा डिसाइड, यस और नो? तो हमारी पूरी निगाहें मोटे पे होती है कि अगर वो दौड़ गया तो अब हमारी रिएक्शन कंप्लीट। तो उसी तरह अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन हो रही है तो उसमें जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, और उसी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है उसको हम लोग पूरे रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तब इसका 10 नहीं है, 2 ही है, 2। इसमें से हमें किसको एक्सट्रैक्ट करना है? इसमें से हमें सिर्फ किसको देखना है? स्लोवेस्ट स्टेप को। जैसे आपको एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। एक एग्जांपल है हमारे पास, बहुत ही बढ़िया है। पहले तो आपको इतना ही लिखना है, ठीक है? कि सपोज पहले आपको यूनियन, देखो आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने डेफिनेशन दे दी, डेफिनेशन में 1 2 3 समझाया,
सी में प्रोबेबिलिटी कम है। अगर आप 3 पे ये बोल रहे हो तब थोड़ा सा तो सोचो सर, जब 10 मोलिकुलरिटी होगी तब एक्चुअल में ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलरिटी काम की नहीं है। ओके, आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि वो रैली एक दूसरे के साथ टकराएंगे। एट दैट टाइम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम लोग सबसे कौन सा स्टेप देखते हैं बच्चों, बताओ तो, सबसे कौन सा अच्छा सा स्टेप देखते हैं? स्लो स्टेप ही देखते हैं। कौन सा स्टेप देखते हैं? स्लो स्टेप, है या ना? तो उसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वही पूरे किसका, रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप आ जाओ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक रिएक्शन थी, बहुत बढ़िया सी थी। क्या थी वो? डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, H2O2 का डिकम्पोजिशन। Decomposition of H2O2 in an alkaline medium 2H2O plus O2 हाँ, नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करना है आपको, ठीक है। फिलहाल मोलिकुलरिटी कंप्लीट करेंगे और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तक कंप्लीट करेंगे। 2H2O2 I माइनस है। सपोज ये क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है। अब ये रिएक्शन जो है आपको लग रहा है कि ये सिंपल है, लेकिन ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। जब इसका रेट हमने देखा, जब हम इसका मेजर करने गए, तब एक्चुअली यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ता है -12 dH2O2/dt इज इक्वल टू K इंटू H2O2 एंड I माइनस। अब आप सोचो, I माइनस तो यहाँ पे रिएक्टेंट में ही नहीं है, फिर भी यहाँ पे I माइनस पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब I माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो अब क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है। तो यार ये तो कुछ अलग सी बात हो गई। इसके ऊपर से पता चल रहा है कि ये जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप में होती है। स्टेप 1 कि पहले H2O किसके साथ रिएक्ट करेगा, I माइनस के साथ, और वो क्या बनाएगा, H2O प्लस IO माइनस। ये स्टेप 1 है आपका। ओके बच्चों, फिर H2O2 जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, IO माइनस के साथ। यहाँ पे आपको मिलेगा H2O प्लस I माइनस प्लस O2, स्टेप 2 है। तो ये दोनों का अगर आप सम करोगे तब ऊपर वाली रिएक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन अब आपको बता दूं कि ये वाला जो है वो स्लो स्टेप है। पहला वाला स्टेप स्लो है, तो उसके ऊपर से रेट पूरा डिटरमाइन हो रहा है, तो उसी का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 2 है। तो अगर इस स्लो स्टेप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है तो हम कंसिडर करेंगे कि पूरी केमिकल रिएक्शन जो है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, 2। और एक चीज याद रखो, कोई आके ऐसा पूछ दे व्हाट विल बी द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, अगर कोई आके ऐसा पूछ दे व्हाट इज द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, तो स्लो स्टेप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा, स्लो स्टेप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वही उसकी मोलिकुलरिटी जितना होगा। यहाँ पे स्लो स्टेप का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है बताओ, 2 है। तो अब इसकी मोलिकुलरिटी भी कितनी आती होगी बताओ, 2 ही आएगी। कैसे, ये 2 H2O2 ऐसे नहीं, H2O2 के साथ I माइनस, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। आई बात आपको समझ में आया ना? यस। तो बात यही बन रही है कि अगर कोई स्लो स्टेप है तब क्या होगा बताओ, स्लो स्टेप है तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही उसकी मोलिकुलरिटी गिना जाता है। तो इतनी सब चीजों से हमें बहुत सारे तर्क किए और सब फाइनली कंक्लूजन निकाला है, और कंक्लूजन हम लोग एक काम करते हैं, रिजॉइन होके देखते हैं। चलो आ जाओ, रिजॉइन करो, रिजॉइन करना है सबको।